Okay guys, this is your next topic, formal and informal organization of chapter number 5. फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो चीजें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो चीजें रूल और रेगुलेशंस के साथ चलती हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे formal organization, when managers are carrying on organizing process, then as a result of organizing process an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हर चीजें मैनेजर जब क्या करता है, मैनेजर जब सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू चलाता है और एज अ रिजल्ट एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिएट होता है। जैसे कि क्या होता है कि आप एक स्कूल में घुसते हैं तो वहां वेलकम करने के लिए आपको पहले गेट पे चपरासी बैठा रहता है, फिर आप और अंदर जाते हैं तो मेड आती है पानी लेके, फिर आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफिस से आप टीचर से मिलने जाते हैं। तो ये क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल और रेगुलेशंस होते हैं और मैनेजर जो होता है वो एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो जो जॉब होती है उसको असाइन करना, उस पर सही लोगों को बैठाना। तो एक फॉर्मल, जैसे कि आप जब भी स्कूल जाएं तो वहां पे एक चपरासी आपको वेलकम करने के लिए हो, उसके बाद आपके मेड, आप जब जाके सोफे बैठे तो मेड आपके लिए चाय पानी लाए, उसके बाद आप प्रिंसिपल से मिलने जाएं तो एक प्यून बैठा हो आपको अंदर ले जाने के लिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कि जहां पे हर लेवल पे सभी लोग अवेलेबल हो, सबका जॉब असाइंड हो, सबको पता हो कि किनको क्या करना है। ठीक है, ये पहले मैंने बता ही दिया आपको। तो ये होता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और समझ लीजिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप करता है जिसके थ्रू सिस्टमैटिक वर्क होता है, सिस्टम के थ्रू एक वर्क होता है और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। यानी कि एफिशिएंट मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जहां पे वेस्टेज नहीं होता है रिसोर्सेज का, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये एक तरह का टाइप है। This type of structure is known as formal organization structure. Okay, this is what formal organization structure. इसके फीचर्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू। हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पहले देख ही लिया है, उसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसी को हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक्टिविटीज जो होती हैं, जो काम होता है वो सिस्टमैटिक रूप से होता है, एक सिस्टम के थ्रू होता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी किसी के पास भी चला जा रहा है, ऐसे नहीं होता है, एक सिस्टम वाइज सब चीज चलती है वहां पे। नेक्स्ट हमारा आता है अचीवमेंट ऑफ गोल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम किस लिए होता है, प्रॉपरली काम होता है किस लिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। इसका फीचर है ये, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड फीचर है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अचीवमेंट ऑफ मेन एक्टिविटी, जो सारी एक्टिविटी होती है, जो सारे स्टेप्स लिए जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसको देखते हुए लिए जाते हैं, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, क्योंकि उनका टारगेट क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड फीचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, थर्ड फीचर क्या है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड ए स्पेसिफिक जॉब विथ फिक्स ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ फिक्स ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। जो सारे इंडिविजुअल, जो सारे एम्प्लॉय हैं काम करने वाले, वो उनको असाइन किया गया है, उनको जॉब असाइन किया गया है किस बेसिस पे, एक स्पेशल जॉब। जैसे स्कूल में आप जाते हैं तो वहां पे फिजिक्स पढ़ाने के लिए एक स्पेशल टीचर होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए एक स्पेशल टीचर होता है, अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए एक स्पेशल टीचर होता है, और सबके पास अपनी ऑथोरिटी होती है, अपनी पावर होती है डिसीजन लेने की, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तीसरा फीचर क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, कि इसमें जो इंडिविजुअल होता है, जो काम कर रहा होता है, जो इंप्लॉय होता है, वो स्पेसिफिक जॉब कर रहा होता है, वो अपना एक टाइम पे एक काम कर रहा होता है, उसके पास फिक्स ऑथोरिटी होती है, पावर होती है डिसीजन लेने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन। जब भी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो क्या देखेंगे कि वहां पे कोऑर्डिनेशन होता है, किसके बीच में, सुपीरियर के बीच में और सबऑर्डिनेट के बीच में, जो उसके अंदर में काम कर रहे होते हैं। सुपीरियर मतलब मैनेजर जो है, जो सुपरवाइज कर रहा है, सबऑर्डिनेट मतलब मैनेजर के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में आप कोऑर्डिनेशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
स्केलर चेन। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है? स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। अब जब भी हमने फेओल का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जिसमें आपने देखा था कि एक इस तरह का होता है, चेन होता है जिसमें सभी लोग सभी इंप्लॉय होते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन जानी होती है, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट से कोई इंफॉर्मेशन जानी है तो एक चेन के थ्रू जाती है। ये बी के पास आई, सी के पास आई, डी के पास गई, फिर ये इसके पास आई, फिर इसके पास आई, फिर इसके, एक चेन के थ्रू ये चलता है। उसी तरह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी जो आपका कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होता है, वो एक चेन के थ्रू जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर चेयरमैन सर ने, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं हम, अगर चेयरमैन ने प्रिंसिपल्स को कुछ ऑर्डर दिया है तो वो टीचर्स के पास वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? चेयरमैन पहले क्या करेंगे? प्रिंसिपल को बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, प्रिंसिपल फिर टीचर्स को इंफॉर्मेशन देगा। ये एक स्केलर चेन के थ्रू चलेगा, ये एक चेन के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन जाके टीचर से डायरेक्टली बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है, या प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से जाके बात कर ले, वो इनफॉर्मल में होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक रूल और रेगुलेशन और डिसिप्लिन के बेसिस पे चलती है, एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू चलती है, तो इसलिए इसका फीचर क्या है? स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। एक चेन फॉलो होती है, एक क्या फॉलो होती है? एक चेन फॉलो होती है जिसके थ्रू जो है एक सिस्टम वाइज कम्युनिकेट किया जाता है। अगर एक इंप्लॉय को दूसरे इंप्लॉय से कम्युनिकेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक सिस्टम के साथ वो कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाके उससे बात कर लिया, नहीं, एक चेन के थ्रू वो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या एडवांटेज है? सिस्टमैटिक वर्किंग ड्यू टू organizing process, due to rule and regulation, discipline in formal organization। जो वर्क होता है वो बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, वो बहुत ही अच्छे से होता है। फिजिक्स पढ़ाने वाले फिजिक्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, और अपने उनके असाइंड टाइम पे पढ़ा रहे हैं। ये होता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होता है? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्क होता है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, कोई किसी के काम में टंगड़ी नहीं अड़ाता है, सबको अपना काम पता होता है कि किसको क्या काम करना है। नेक्स्ट, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जल्दी से जल्दी जो टारगेट है, जो गोल है, वो क्या हो सकता है? इसमें अचीव किया जा सकता है। किसमें? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, कैसे? क्योंकि सभी को क्या होता है, सभी का जॉब सभी को पता है कि सभी को क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू सभी स्टाफ को असाइन किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है कि भाई स्कूल कैसे चलेगा, स्कूल कैसे चलेगा, तो प्रिंसिपल के थ्रू चलेगा, टीचर्स के थ्रू चलेगा, तो उन सबको सबका जॉब असाइन कर दिया जाता है ताकि एक अच्छा स्कूल चल पाए। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक और एडवांटेज है कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, जो गोल है, वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। नो ओवरलैपिंग। अगर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाया गया है, तो उसमें कोई भी काम का ओवरलैपिंग नहीं होता है। सबको पता रहता है कि अकाउंटेंट, स्कूल में मान लीजिए स्कूल का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें पता है कि प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल का काम क्या है, चपरासी कौन है, चपरासी का काम क्या है, अकाउंटेंट कौन है, अकाउंटेंट का काम क्या है, फिजिक्स के टीचर है तो उनका काम क्या है, इकोनॉमिक्स के टीचर है तो उनका काम क्या है, फिजिक्स के टीचर को कब पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स के टीचर को कब पढ़ाना है, ये सब चीजें पता होती हैं। तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता है, कोई भी एक दूसरे के काम में टंगड़ी नहीं अड़ाता है। ऐसा नहीं होता है कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स सभी टीचर एक ही टाइम पे आ गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ये एडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। एक अच्छे से सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहता है। जो प्रिंसिपल होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनके बीच में एक गैप रहता है, जिसके थ्रू क्या रहता है, उनके बीच में एक लाइन होती है, जो आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट की एक लाइन होती है। उसकी वजह से भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन उनके अंदर बरकरार रहता है। अगर कभी स्कूल में मान लीजिए टीचर्स को छुट्टी चाहिए होती है तो प्रिंसिपल असाइन कर देते हैं, प्रिंसिपल को ज्यादा काम लेना होता है टीचर से, टीचर्स कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेशन एग्जाम्पल हो गया आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड यही है, ये वाला फीचर है आपका स्केलर चेन वाला जो मैंने बताया था ना, कि चेन ऑफ कमांड कि क्या है कि एक तो पहले स्केलर चेन में मैंने आपको बताया था कि ये जो भी कम्युनिकेट करना है वो एक सीक्वेंस वाइज करना होता है। मान लीजिए प्रिंसिपल को कुछ टीचर्स को बताना है तो वो डायरेक्टली ना जाके चपरासी से बुलवाएंगे टीचर को फिर इंफॉर्मेशन देंगे। ये सब एक लाइन से चलता है। ठीक है, और क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड का क्या मतलब है
कि अगर उनको कोई भी कमांड देना है किसी टीचर को तो एक सीक्वेंस वाइज एक चेन के थ्रू जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली अगर उनको फिजिक्स के टीचर कुछ बोलना है तो सीढ़ी पे वो दिख गया तो हल्ला करने लग गया वहीं से सीढ़ी पे चलाना, नहीं, वो ऑफिस में बैठेंगे, चपरासी को बुलाएंगे और चपरासी को बोलेंगे कि भाई जाइए फिजिक्स के टीचर को बुला के लाइए, फिर ऑफिस में उनको जो भी इंफॉर्मेशन देने होगी वो फिजिक्स के टीचर के लिए दे देंगे। ये क्या है, चेन ऑफ कमांड है कि एक अच्छी तरह से क्या किया जाता है, कन्वे किया जाता है मैसेज वगैरह को। नेक्स्ट दिस इज योर डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेज क्या है कि क्या इसकी डिमेरिट्स हैं, क्या इसकी खामियां हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। डिले इन एक्शन, डिले इन एक्शन कैसे होता है, मैंने बताया है कि हम लोग क्या फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं। हम लोग क्या फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं। चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि अगर ये देखिए, अगर ए को बी सी डी ई, अगर ए को इसको कुछ कहना है तो ए पहले बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, सी से फिर ई के पास आएगा। ऐसे एक कमांड, एक चेन फॉलो होता है अगर ए को कम्युनिकेट करना है ई से तो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, ठीक है, कि एक चेन के थ्रू जाना होता है। जल्दी से आप तुरंत, अगर ए चाहे कि तुरंत उसको कुछ कहना हो ई से तो वो नहीं कह सकता है, उसको एक चेन फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह अगर सी को डी से कुछ कहना है तो सी को पहले बी को बताना पड़ेगा, बी ए को बताएगा, ए डी को बताएगा, एक चेन फॉलो होता है। तो इसमें क्या होता है, डिसीजन लेने में, कभी कभी एक्शन लेने में, काम करने में बहुत डिले हो जाता है। इसीलिए यहाँ इसका डिसएडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल रेगुलेशंस के बेसिस पे चलता है, तो इसीलिए इसमें एक्शंस में, काम में क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। कोई भी मान लीजिए आपको तुरंत डिसीजन लेना है कि प्रोडक्शन, मान लीजिए आपको तुरंत डिसीजन लेना है कि ये मशीन खराब हो गई, इसको बनवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट में, वहां पे बताना पड़ेगा, धीरे धीरे करके मैनेजर को बताना पड़ेगा, मैनेजर सुपरवाइजर को बताएगा। इस तरह का बहुत सारा चेन फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इसमें डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज इसका, इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो सोशल नीड है एम्प्लॉयज की, जो सोशल नीड है उसको क्या करता है, उसको इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्या है, एम्फसाइजेस ऑन वर्क ओनली। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही रूल एंड रेगुलेशंस चलता है, सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देता है। कोई भी सोशल जो है उनको फ्रेंड्स वगैरह बनाने का मौका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता है। एक पर्टिकुलर उनको ढर्रे पे चलना होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना होता है, एक पर्टिकुलर रोड पे चलना होता है, उनको अपनी जॉब पे बस ध्यान देना होता है। कोई हंसी मजाक ठिठोली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान होता है, तो इसलिए उनको कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि रिफ्रेशमेंट ना मिलने की वजह से वो थोड़े से इनएफिशिएंट भी हो सकते हैं। दिस वाज योर ऑल अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी का ठीक उल्टा आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन परफॉर्मिंग जॉब, इंडिविजुअल interact with each other and develop some social and friendly group in organization। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी स्कूल में आप देखे होंगे कि बहुत ही इनफॉर्मल वे में टीचर्स और प्रिंसिपल रहते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वैसा स्कूल या वैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे फ्रेंडली रिलेशंस हो एम्प्लॉयज के और मैनेजर या सुपरवाइजर के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, और वो एक परिवार की तरह रहते हों, वो एक ग्रुप की तरह रहते हों, और जो है दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यही जो परिवार है, यही जो फ्रेंडली रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में और सुपरवाइजर के बीच में, मैनेजर के बीच में, वही एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसी को हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन, वैसा इंस्टीट्यूशन जहां पे कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं होता है, सब लोग काम तो करते हैं लेकिन एक फ्रेंडली रिलेशन में काम करते हैं। एक फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस के टीचर हैं, सब आपस में फ्रेंड बन के काम करते हैं कि अरे ये पीरियड हम ले लेते हैं, वो पीरियड हम ले लेते हैं, ऐसे एडजस्ट करते रहते हैं। ये इनफॉर्मल हो गया, जहाँ पे रूल और रेगुलेशंस ना हो, डिसिप्लिन ना हो, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। इसके फीचर्स क्या क्या है, क्रिएट ऑटोमेटिकली। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं
पड़ती है। अब मान लीजिए कोई होलसेलर है, कोई होलसेल की बहुत बड़ा मार्ट है, वहाँ पे जितने मान लीजिए वहाँ पे 50 सर्वेंट्स हैं, 50 काम करने वाले वहाँ पे हैं, साड़ियाँ दिखाने वाले हैं, होलसेलर कपड़े की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे साड़ियाँ दिखाने वाले 50 सर्वेंट्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस इंस्टीट्यूशन, वो उस जगह पे, वो उस होलसेल मार्ट में एक इनफॉर्मल रिलेशन बना लेते हैं, एक फ्रेंडली रिलेशन बना देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है डे बाय डे। जब वो डेली मिलते हैं, जब वो डेली हंसी मजाक करते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली फ्रेंडली रिलेशन उनका बन जाता है। नेक्स्ट क्या है इसका फीचर, फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज गेट फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जो उनकी दिमागी थकान होती है, ये क्या करता है, उसको भी क्या करता है, मिटाता है, उसको भी क्या करता है, ये मिटाता है। साइकोलॉजिकली उनको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए मैं घर पे कोई बात की शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गया अपने काम करने वाले अड्डे पे, और वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, सोशल मेरा जो है परिवार है, सोसाइटी है, मेरे फ्रेंडली रिलेशन है वहाँ सबसे, तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपनी बातों को रखा घर परिवार के, और मैंने क्या किया, वहाँ से कुछ सजेशन मांगा, मुझे अच्छा सजेशन मिला, तो उससे क्या होता है, मेरा दिमागी जो थकान है वो हल्का होगा, और मेरी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होगी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगी, प्लस मुझे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसका फीचर क्या है, सेकंड, फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। थर्ड, डजंट फॉलो एनी फिक्स पाथ, ठीक है। जो ऐसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक कोई प्रॉपर रूल और रेगुलेशन पे तो चलते नहीं है, तो एक कोई फिक्स पाथ उनका नहीं होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन उनका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन, ठीक है। किसको कहां से, मान लीजिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेरा सर्वेंट है, उसने हल्ला कर दिया कि आज कोई मान लीजिए मेरा होलसेल का शॉप है, ठीक है, साड़ियों का होलसेल का शॉप है, मान लीजिए उसमें किसी मेरे 50 सर्वेंट है मेरे अंडर में, उसमें किसी सर्वेंट ने हल्ला कर दिया कि आज शॉप बंद रहेगी, गलत खबर छपवा दी कि आज शॉप बंद रहेगी, आज होलसेल मार्ट मेरा बंद रहेगा। तो ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो हल्ला किस स्टाफ ने मचवाया था, वो किस सर्वेंट ने मचवाया था, क्योंकि ये क्या है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें कोई चेन फॉलो नहीं होती है, जैसा कि आपने फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि एक चेन फॉलो होती है कि अगर ए को कुछ कहना है सी से, तो उसको बी से होते हुए जाना पड़ेगा, बी को बताते हुए जाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन बी कैरी करेगा सी के पास। लेकिन एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज फॉलो नहीं होती है, एक स्केलर चेन फॉलो नहीं होता है, चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट अगर ए है, इसको कुछ बी या सी से कहना है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली सी से जाके कह देगा, बी को इन्वॉल्व नहीं करेगा। बी को ई से कुछ कहना तो ये जाके डायरेक्टली इसको कह देगा, सी को डी से कुछ कहना तो ये जाके डायरेक्टली इसको कह देगा। इसमें ये फॉलो होता है। तो इसीलिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि कहाँ से कोई चीज पैदा हुई है, कहाँ से कोई इंफॉर्मेशन लीक हुआ है या जाना गया है, ये कोई भी जान नहीं सकता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मान लीजिए चेयरमैन ने कोई डिसीजन लिया, प्रिंसिपल को बुला के बोला, अब प्रिंसिपल ने क्या किया, इनफॉर्मल वे में किसी टीचर को बता दिया, किसी टीचर ने किसी टीचर को बता दिया, किसी टीचर ने किसी टीचर को बता दिया, तो ये क्या है, किसी को पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि कोई भी ये तो मैशअप हो जाएगा थोड़ा ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस। इसका एडवांटेजेस क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, फास्ट कम्युनिकेशन। पहला है क्या है एडवांटेजेस, फास्ट कम्युनिकेशन। मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है और ए को ये सारे डिसीजन क्या करना है, कन्वे करना है, बी को, सी को, ई को, डी को, तो ये क्या करेगा, ए कह देगा बी को, ठीक है, और ए डायरेक्टली सबको बुला के इस तरह कह देगा, ठीक है, सबको कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है, और बी को कहेगा कि तुम डी को कह देना, डी को कहेगा कि तुम सी को कह देना, सी को कहेगा तुम ई को कह देना। तो सब लोग क्या हुआ, आपस में इंफॉर्मेशन बांट लिए, जल्दी जल्दी क्या हुआ, इंफॉर्मेशन क्या हो गई, कन्वे हो गई। इससे क्या हुआ, डिसीजन जल्दी हो पाया और हमारा काम, हमारा एक्शन क्या हो पाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जल्दी जल्दी परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट, फुलफिल सोशल नीड। जो एक फ्रेंड, जो एक कहीं भी हम जाएं तो एक परिवार जैसा माहौल मिले मुझे, एक सोसाइटी जैसा माहौल मिले, जहां पे सब कोई मेरे फ्रेंड की तरह हो, सब कोई मेरे बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, बुआ चाचा हो, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन देता है, और वैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक टुगेदरनेस की फील आती है, एक हार्मनी की फील आती है, कॉम्बिनेशन की फील आती है, और वहां पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है एम्प्लॉयज की। ये इसका एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा क्या एडवांटेज है, करेक्ट
फीडबैक। करेक्ट फीडबैक में क्या आता है? करेक्ट फीडबैक में क्या आता है कि जब आप एक परिवार से जुड़े होते हैं, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना परिवार जो मानते हैं, तो उसमें आप उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति करेक्ट फीडबैक भी देते हैं कि क्या क्या इंप्रूव होना चाहिए, क्या क्या इंप्रूव नहीं होना चाहिए, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसका डिसएडवांटेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का? स्प्रेड रूमर। मैंने बताया है, मान लीजिए कि मेरा कोई होलसेल मार्ट है, उसमें 50 सर्वेंट है अगर, और किसी सर्वेंट ने झुट्टो हल्ला कर दिया कि भाई आज मालिक ने कहा है कि दुकान बंद रहेगी, तो क्या हो गया? ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है, सब नौकर अपने अपने घर भाग गए, सब सर्वेंट अपने अपने घर भाग गए, सब स्टाफ, सब एम्प्लॉइज अपने अपने घर भाग गए, और मैं क्या करूंगा? मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि किसने किस सर्वेंट ने वो हल्ला करवाया है। तो स्प्रेड रूमर, बहुत जल्दी जो है अफवाहें फैल जाती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नो सिस्टमैटिक वर्किंग। कोई सिस्टमैटिक वर्क नहीं होता है इसमें, जो चाहे जब जहां घूम रहा है वहां घूम रहा है, वहां घूम रहा है, कोई पता नहीं है किसका। ठीक है, मान लीजिए मेरा होलसेल मार्ट है, उसमें 50 एम्प्लॉइज हैं, तो एक और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो रूल और रेगुलेशन डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल और रेगुलेशन डिसिप्लिन नहीं है, कोई सब लोग अपना परिवार समझ रखे हैं, कोई वहां खेल रहा है किसी के साथ, कोई वहां खेल रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है? मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कई बार नेगेटिव रिजल्ट आप ले आता है, क्योंकि लोग सिर्फ हंसी मजाक ऑर्गेनाइजेशन में जाके, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ अपने दोस्त बनाएंगे, वहां खेले कूदेंगे, मौज मस्ती करेंगे और काम पे ध्यान नहीं देंगे। इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रोथ और एक्सपेंशन के पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमेशा क्या रहेगा? पीछे जाता जाएगा, और ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने फ़ायदे का सिर्फ सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे का नहीं सोचते हैं, इसलिए ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। दिस वाज ऑल योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी को, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पूरा मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को डेलीगेट करना, डेलिबरेटली, मतलब अपनी इच्छा से अपने नीचे वाले लोगों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना, अपनी डिसीजन लेने की पावर को, इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉयज हु आर एंट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। किसको दी जाती है? सबऑर्डिनेट्स को दी जाती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दी जाती है। और क्या करते हैं? उनके ऊपर क्रिएट किया जाता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, कि वो जवाब भी देंगे। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ वो जवाब भी देंगे। अगर किसी स्कूल में किसी प्रिंसिपल को ये अथॉरिटी है कि वो किसी टीचर को निकाल सकता है, तो उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो जवाब देगा, वो अकाउंटेबल भी होगा कि चेयरमैन के पास कि उसने उस टीचर को क्यों निकाला। दिस इज अकाउंटेबिलिटी। तो जब एक एम्प्लॉय को डेलीगेट किया जाता है अथॉरिटी, तो उस वक्त वो अकाउंटेबल भी होता है, वो जवाब देने के लिए उसको जवाबदेही भी देनी होती है कि ये काम उसने क्यों किया। तो सिंपल सा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को जब सुपीरियर बांटता है सबऑर्डिनेट्स में, अपने एम्प्लॉयज में, विथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है और क्रिएट करता है अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर कि वो जवाब भी देंगे अगर कुछ गलत होगा, कोई फेल होगा, अथॉरिटी गलत तरीके से अगर अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी उनको क्या करना पड़ेगा? वो अकाउंटेबल रहेंगे, वो जवाबदेही रहेगी उनके पास, वो जवाब भी देंगे अपने सुपीरियर को। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब कि जब आप अपनी पावर को, जब आप अपनी किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं? अपने सब ऑर्डिनेट्स में बांटते हैं विथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, और क्रिएट करते हैं अकाउंटेबिलिटी, तब उसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा, ये हर बार पूछा जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक बार और समझ लीजिए। जब आप अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को बांटते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स में, अपने एम्प्लॉयज में, जब मैनेजर, जब सुपीरियर अपनी पावर को, अपने डिसीजन लेने की पावर को ऑर्गेनाइजेशन की, जब वो बांटता है एम्प्लॉयज के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
और उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि वो जवाबदेही भी होगी, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा अपने सुपीरियर को, अपने मैनेजर को। तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब पहला इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, कि जब मैनेजर अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे देता है एम्प्लॉयज़ को, तो वो फिर मेन ऑर्गेनाइजेशन के मेन मुद्दों पर फोकस करता है और वो अपना मैनेजमेंट अच्छे से कर पाता है। इसीलिए लिखा गया है इंपॉर्टेंस इफेक्टिव मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, जब एम्प्लॉय को पावर दी जाती है और उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसके अंदर एक लीडरशिप जनरेट होता है, एक उसको लगता है कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूं, तो एम्प्लॉय का एक तरह से डेवलपमेंट होता है और वो आगे के लिए क्या होता है, उसको ट्रेनिंग भी मिल जाती है और वो एक तरह से उसके डेवलपमेंट में जो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, जो ये अथॉरिटी उसको मिलती है, जो ये पावर उसको मिलती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलती है उस पावर के साथ, उस अथॉरिटी के साथ, ठीक है, उससे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयज का। और वो अपने काम को, वो उसके ऊपर जब कोई मैनेजर भरोसा करता है और उसको अपनी पावर देता है तो वो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाता है कि वो क्या करेगा, अपने काम को अच्छे से अच्छे ढंग से करेगा, इफेक्टिवनेस के साथ, एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो ये एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट कराता है जो डेलीगेशन होता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मोटिवेट करता है, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। अगर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट पे यानी कि एम्प्लॉयज़ पे अगर भरोसा जता रहा है और उसको अपने एब्सेंस में या अपने प्रेजेंस में ही सुपीरियर मैनेजर अपने प्रेजेंस में ही उसको अपनी कुछ पावर दे रहा है, तो ये एक एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, मोटिवेशन का काम करता है। और एम्प्लॉय सोचता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं इस ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे इसीलिए ये मौका मिला है, इसलिए मैनेजर साहब ने मुझे अपनी कुछ पावर दी है विथ मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट की है। इससे क्या होता है, उस एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है और वो और अच्छे से काम करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ठीक है, ये सब चीज़ें जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के प्रति, एक एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ पावर दी जाती है, तो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से वो ग्रोथ करता है। फॉर एग्जांपल, किसी स्कूल में अगर प्रिंसिपल अपनी कुछ पावर्स किसी 2-4 अच्छे टीचर्स को दे दे कि आप बच्चों को निकाल सकते हैं, जो खराब बच्चे हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो एकदम नालायक हैं, जो एकदम जो है कि सिर्फ गलत कामों में सिर्फ ध्यान है उनका, उन बच्चों को आप क्लासरूम से निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, टीचर और अच्छे से काम करेगा, उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करेगा जो अच्छे हैं पढ़ने में और जो बहुत ही नाम कमा सकते हैं। इससे क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम करेगा उन बच्चों के साथ, और जो उसको जो अथॉरिटी दी गई है विथ मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर भी वो खड़ा उतरेगा। ठीक है, तो डेलीगेशन का ये भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। इसका क्या मतलब होता है, हायरार्की का मतलब होता है हायरार्की का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा। हायरार्की जैसे जब चेयरमैन, प्रिंसिपल और टीचर्स 3 लेयर होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, तो जब चेयरमैन कोई बात प्रिंसिपल को कहता है, प्रिंसिपल कोई बात टीचर को कहता है, टीचर कोई बात चपरासी को कहता है, तो एक क्या, ये देखिए, ये इसी को हायरार्की कहते हैं कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन होता है तो उसको हम हायरार्की कहते हैं। और जब हायरार्की उसको भी कहते हैं जब जो पद है, जो पोजीशंस है, वो अब ऊपर से नीचे की तरफ आए, जैसे चेयरमैन टॉप लेवल, प्रिंसिपल मिडिल लेवल, टीचर्स लोअर लेवल और चपरासी भी जो ऐसे स्कूल में चलता है, एक हायरार्की उसी को कहते हैं। ठीक है, हायरार्की के बारे में भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की मतलब ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक बेस क्रिएट करता है हायरार्की के लिए कि कौन सुपीरियर होगा। जैसे चेयरमैन ने प्रिंसिपल को कुछ पावर बांटी, प्रिंसिपल ने कुछ टीचर को कुछ पावर बांटी, टीचर ने चपरासी को पावर बांटी, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक चेन क्रिएट कर रहा है, किसकी, अधिकारियों की। ठीक है, दिस इज एक मैनेजमेंट का बेसिस है हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब अब मैनेजर अपनी पावर किसी को दे देता है विथ मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन देम, तो कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। जब मैनेजर अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, जब किसी टीचर को, मान लीजिए प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल ने कहा कि
कि कहा कि पेरेंट्स अब जो भी आएंगे उनसे आप मिल लीजिएगा, टीचर्स 2-4 टीचर को पकड़ के प्रिंसिपल ने कहा कि अब जो भी पेरेंट्स आएंगे आप लोग मिल लीजिएगा। तो इससे प्रिंसिपल का जो मैनेजर है, प्रिंसिपल एज अ मैनेजर मान लीजिए, तो जो प्रिंसिपल है उसका काम क्या हो गया, हल्का हो गया। अब कोई भी पेरेंट्स आएगा तो टीचर्स मिल लेंगे उनसे, उनको डील कर लेंगे। प्रिंसिपल के पास कोई टेंशन नहीं रही, वो अपने और मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं, एक्सपेंशन पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये क्या करता है, डेलीगेशन रिड्यूस करता है वर्कलोड मैनेजर के ऊपर से। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये क्या बनाता है, सुपीरियर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बनाता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सबऑर्डिनेट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, एम्प्लॉइज, सुपीरियर जो मैनेजर होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करता है जो ये डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन मिलने से जो सबऑर्डिनेट होता है वो भी मोटिवेटेड रहता है सुपीरियर के प्रति, और सुपीरियर का काम भी हल्का हो जाता है, और सुपीरियर भी क्या करता है, सुपीरियर भी और भी चीज़ों पे मैनेज और भी ऑर्गेनाइजेशन के चीज़ों पे ध्यान देता है, ठीक है, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को देने के बाद। दिस वाज ऑल योर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट इज योर एलिमेंट प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। अब क्या आता है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे डेलीगेशन में, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, खुद सोचिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। It refers to work assigned to an individual. It includes all physical and mental activity to be performed by employees at a particular job position. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि मुझे मेरे फादर ने 2000 रुपये दिए और कहे जाओ बाज़ार से ये सामान ले आओ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जॉब मुझे दिया गया है। क्या जॉब दिया गया है कि बाज़ार से जाओ ये 2000 रुपये का सामान ले आओ, ठीक है। तो इसमें मेरा फिजिकल एक्टिविटी भी हुई, मैं बाज़ार गया चल के, ठीक है, और मेंटल एक्टिविटी भी हुई, वहाँ पे सामान जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ कि कौन सा रेट कितने का है, क्या है, पूरा लिस्ट देख रहा हूँ क्या सामान निकला है क्या नहीं निकला है, ठीक है। मेंटल एक्टिविटी भी हुई जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपनी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे। मेरी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन क्या है कि मार्केट से मुझे सामान लाना है। एज ए एम्प्लॉय मैं अपने फादर का कहा मान रहा हूँ और मार्केट जा रहा हूँ, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी कर रहा हूँ एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन, ठीक है। दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल सा कहता है कि जो आपको वर्क दिया गया है वो एज ए इंडिविजुअल वो आपको कंप्लीट करना है अपनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी को यूज, अपनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, परफॉर्म करके एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। स्कूल में टीचर्स एज एट पर्टिकुलर जॉब असाइन किया गया उनको कि उनको फिजिक्स पढ़ाना है, तो उनको क्या करना है, उनका ये काम है कि वो क्लासरूम में चल के जाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें और जाके मेंटल एक्टिविटी करें, बच्चों को समझाएं, एक्सप्लेन करें, ठीक है। दोनों एक्टिविटी का यूज करके वो क्या करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, जो उनको जॉब दिया गया उसको पूरा करें। The process of delegation begins when managers passes on some of his responsibility to his subordinate, ठीक है। डेलीगेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे स्टार्ट होता है, डेलीगेट करता है मैनेजर, क्या करता है, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, और इससे स्टार्ट होता है एक प्रोसेस डेलीगेशन का। डेलीगेशन मतलब अपनी पावर को नीचे के स्तर के लोगों में बांटना विथ मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब उनके ऊपर जवाबदेही भी क्रिएट करना कि कुछ गड़बड़ हो तो वो जवाब दें उस चीज का, ठीक है। तो डेलीगेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है हमने देख लिया, ठीक है। फीचर्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे सामने दिखता है, कैसे आता है, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन है वो दिखाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि कैसा सुपीरियर है कैसा सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट, इट फ्लोज अपवर्ड रिलेशन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड, नीचे से ऊपर बहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सबऑर्डिनेट को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के
एम्प्लॉय को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसका ये ड्यूटी है, उसका ये ऑब्लिगेशन है, उसका ये लीगली उसको क्या करना चाहिए। ऑब्लिगेशन का मतलब कि बहुत ही जरूरी, उसको करना ही करना है, उसको कोई उसमें मतलब ये कानूनी तौर से उसको करना ही करना है। जो भी उसको दिया गया है काम, उसको ये करना ही करना है, परफॉर्म करना है अपनी ड्यूटी को विथ जो भी उसको पावर दी गई है। दिस ऑल आर फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला है फीचर क्या, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन दिखाता है। दूसरा है इट फ्लोज अपवर्ड। इस फ्लोज अपवर्ड का मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबऑर्डिनेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, सुपीरियर के प्रति। तो ये क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ये आता है, मतलब लोअर लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से टॉप लेवल। लोअर लेवल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, मिडिल लेवल के। मिडिल लेवल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप लेवल के। तो इस तरह से हमारा इट फ्लोज अपवर्ड। नेक्स्ट है हमारा इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। ये क्या है, सबऑर्डिनेट की, ये एम्प्लॉयज़ की जो है ड्यूटी है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कानूनी तौर से उनको करना ही करना है, जो मैनेजर ने उन्हें काम दिया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो उनकी ड्यूटी असाइन की है, जिसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, उसको वो काम करना ही करना है। ये सारे फीचर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑथोरिटी। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन विच इज योर ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी का सिंपल सा मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी का सिंपल सा क्या मतलब होता है, पावर टू टेक डिसीजन। इट मींस पावर टू टेक डिसीजन। इसका क्या होता है, आगे क्या मतलब होता है, टू कैरी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू हैव सम ऑथोरिटी। अगर स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर प्रिंसिपल ने टीचर्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, तो उनको अटेंडेंस रजिस्टर को टच करने का अथॉरिटी भी तो मिलना चाहिए, उनको अटेंडेंस रजिस्टर घर ले जाने का अथॉरिटी तो मिलना चाहिए, उनको ये पावर तो मिलनी चाहिए कि उस पर वो रेड पेन से यूज़ कर सकें, वाइट पेन से यूज़ कर सकें, ब्लू पेन से यूज़ कर सकें। ये होता है आपका अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन, कि वो क्या किसका प्रेजेंट लगाते हैं, किसका एब्सेंट लगाते हैं, किस बेसिस पे लगाते हैं, किसको कितना मार्क्स उस पर चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आता है आपका अथॉरिटी में आता है। अथॉरिटी का फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है इट कैरीज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपने शॉप पे, अपने होलसेल मार्ट पे साड़ियों के, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा कि तुम जाओ और वहाँ पे जाके किसी रिटेलर से जाके ये पैसे ले आओ। मैंने उसको क्या कहा, मैंने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जाके पैसे ले आओ। मैंने उसको ऑन द अदर हैंड अथॉरिटी भी दी कि तुम जाके वो पैसे मांग सकते हो उससे। मैंने उसको ये अथॉरिटी दी कि मेरे पैसे जो है तुम जाके वो मांग सकते हो। सो मैचिंग टू अथॉरिटी देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, स्कूल का एग्जाम्पल फिर से हम आते हैं कि एक चपरासी को मैंने मैं मान लीजिए स्कूल का मालिक हूँ, मैंने अपने स्कूल में चपरासी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि वो किसी को पानी वानी पिलाएगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये उसकी अथॉरिटी ये होनी चाहिए कि वो किचन में जाए, उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो किचन में जा सकता है। उसके पास ये पावर मैं उसको नहीं दे सकता कि वो किसी भी टीचर को धक्के मार के निकाल सकता है स्कूल से। ये मैचिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अथॉरिटी नहीं होगी। उसकी अथॉरिटी कब मैच होगी, जब बस उसको ये पावर होगी कि वो किचन में जा सकता है स्कूल के पानी लाने के लिए। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, द डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज द सेकेंड स्टेप ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस। डेलीगेशन प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है, बता दिया, अथॉरिटी मस्ट बी मैचिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन का एग्जांपल मैंने आपको अपने स्कूल के चपरासी वाला भी जस्ट दिया है कि अथॉरिटी क्या होना चाहिए, मैचिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, जितनी अथॉरिटी है उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या है अथॉरिटी के, राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन। ये अधिकार है, अथॉरिटी का मतलब है कि अधिकार होना डिसीजन लेने का। डिटरमाइन सुपीरियर, सेकंड क्या है फीचर, डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जो अथॉरिटी होता है वो बताता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन, की कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, वो बताता है कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है। ये कौन बताता है, ये अथॉरिटी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी क्या होता है, हर किसी के पास अथॉरिटी नहीं हो सकती। मैं स्कूल का मालिक हूँ, मेरे पास जो अथॉरिटी है, मेरे पास जो डिसीजन लेने की पावर है, मेरे पास जो पावर है, वो हर किसी के पास नहीं हो सकती। कानूनी रूप से मेरा स्कूल है तो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल और रेगुलेशन मैं बनाऊंगा वही चलेगा। तो दिस इज व्हाट मेरी अथॉरिटी। तो ये क्या है, कानूनी तौर से रिस्ट्रिक्टेड है कि वो अथॉरिटी मेरे पास ही रहेगी, ठीक है, कि मैं अपने स्कूल के लिए क्या डिसीजन लेना हूँ। अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन, ये क्या होती है, जो ये अथॉरिटी
ऑथोरिटी होती है ये स्केलर चेन के थ्रू अराइज होती है। जैसे ए टॉप लेवल पे है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है, फिर उसके बाद डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। तो क्या है, ए के बाद सबसे ज़्यादा पावर बी के पास रहेगी, ए के बाद सबसे ज़्यादा पावर ई के पास रहेगी, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे है। ये देख रहे हैं, ये दोनों सेम लेवल पे है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्केलर चेन के थ्रू आपने पहले भी पढ़ रखा है, स्केलर चेन क्या होता है, उसके थ्रू ये जो है आता है ऑथोरिटी। और ऑथोरिटी फ्लोज अपवर्ड, ऑथोरिटी नीचे से ऊपर बढ़ता है। ठीक है, लोअर लेवल के जितनी लोअर लेवल के मैनेजर के पास जितनी ऑथोरिटी है, जितनी पावर है डिसीजन लेने की, उससे ज़्यादा पावर रहती है मिडिल वाले के पास, मिडिल लेवल के मैनेजर के पास। उस मिडिल लेवल के मैनेजर के पास जितनी पावर रहती है डिसीजन लेने की, जितनी ऑथोरिटी रहती है, उससे ज़्यादा पावर रहती है टॉप लेवल के पास। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये नीचे से, ये अपवर्ड फ्लो करता है, नीचे से ऊपर बहता है। ठीक है, जो ऑथोरिटी होती है वो नीचे से ऊपर बहती है, यानी कि नीचे सबसे कम, उसके ऊपर उससे ज़्यादा, उसके ऊपर उससे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। ना ये ज़्यादा होना चाहिए, ना ये कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होना चाहिए। एक चपरासी है स्कूल का, तो उसको ऐसे ही उसको सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या ऑथोरिटी होनी चाहिए, क्या पावर होनी चाहिए कि वो किचन में जाए और पानी पिलाने का उसके पास अधिकार होना चाहिए, गिलास छूने का अधिकार होना चाहिए, पानी गर्म करने का अधिकार होना चाहिए, सिर्फ बस। उसके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो टीचर लगे अकाउंट ऑफिस में बैठ के फीस कलेक्ट करने, नहीं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी है वैसी ऑथोरिटी होनी चाहिए, जैसी ऑथोरिटी है वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दिस वॉज योर ऑथोरिटी। नेक्स्ट एंड फाइनल डेलीगेशन प्रोसेस, फाइनल क्या आता है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मतलब है कि आफ्टर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ मैचिंग ऑथोरिटी, अब अकाउंटेबिलिटी आता है, जवाबदेही। अगर कोई काम खराब हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, अगर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क है, तो उसके लिए जवाब कौन देगा। मैं प्रिंसिपल हूँ, मान लीजिए मैंने अपने टीचर्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी दिया था, अब वो काम नहीं हुआ है, तो उसका जवाबदेही उन टीचर्स में से कौन देगा, इसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट मींस सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर कोई काम नहीं हुआ है, मैंने अपने एम्प्लॉय को, सबऑर्डिनेट का मतलब एम्प्लॉय, अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दिया था किसी काम का, और अगर वो काम नहीं हुआ है, तो उसका जवाबदेही, उसका आंसरेबल कौन होगा, यही होता है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी फाइनल स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस का, थर्ड और फाइनल स्टेप है। अकाउंटेबिलिटी पास नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी पास और डेलीगेटेड। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी किसी पे पास नहीं किया जा सकता कि भाई अगर प्रिंसिपल साहब ने किसी को अपना पावर किसी को दिया था, किसी टीचर को दिया था, और उस टीचर ने उस पावर का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही यूज नहीं किया, काम नहीं किया अच्छे से, तो वो टीचर प्रिंसिपल सर को ही अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा, वो चेयरमैन के पास नहीं जाएगा। ठीक है, ये होता है कैन नॉट बी पास और डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी पास। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद सबऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से इस लाइन को देखिएगा, इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद द सबऑर्डिनेट, विच मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि डेलीगेट करने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देने के बाद मैनेजर ही अकाउंटेबल होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई काम नहीं हुआ, मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने अपने टीचर को काम दिया था, वो टीचर ने काम नहीं किया, तो उस टीचर को जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी थी, उसके बाद भी उसने काम नहीं किया है, तो उसका आंसरेबल वो मेरे को ही, मैं ही होऊंगा। अगर वो उसको आंसर देना होगा तो वो मुझे ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स। अकाउंटेबिलिटी का फीचर क्या है, आंसरेबल फॉर फाइनल आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है, आंसरेबल को, जो कोई भी फाइनल काम हुआ है, फाइनली क्या हुआ है, उसका आंसरेबल, उसका जवाबदेही, इसी को हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का नेक्स्ट फीचर क्या है, कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड। अकाउंटेबिलिटी पास नहीं किया जा सकता है, न दिया जा सकता है। अगर मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने किसी को कोई काम दिया था, अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की थी, डेलीगेट की थी, उसके बावजूद वो काम अगर नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति मुझे ही जवाब देगा, वो चेयरमैन सर को नहीं जाएगा जवाब देने, अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो। ठीक है, नेक्स्ट एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश। इसका फीचर क्या है अकाउंटेबिलिटी, कि डेली कितना काम हो रहा है। अगर मैंने किसी टीचर को कुछ अथॉरिटी दिया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ठीक है, तो डेली वो क्या है,
डेली मुझे बताएगा कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या है, फीडबैक देगा, ठीक है, रेगुलर। नेक्स्ट क्या है, इट फ्लोज अपवर्ड। ये भी क्या होता है, जो अकाउंटेबिलिटी होता है ये भी नीचे से ऊपर बहता है। मतलब क्या है कि लोअर लेवल पे कम आंसरेबल लोग होते हैं, मिडिल लेवल पे ज़्यादा आंसरेबल होते हैं, टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब कि लोअर लेवल वालों को कम आंसरेबल, लोअर लेवल पे कोई मैनेजर नहीं होता, लेबर वेबर होते हैं वो, तो उनके अंडर में उनको कौन जवाब देगा, वो खुद जवाब देंगे मिडिल वालों को, मिडिल वाले जवाब देंगे टॉप वालों को। तो ये इस तरह से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर आता है, ठीक है। ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड। ऑथोरिटी क्या है, ऑथोरिटी दी जाती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद के अंदर आती है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है। अकाउंटेबिलिटी इम्पोज, अकाउंटेबिलिटी इम्पोज की जाती है, अगर ये काम नहीं होगा तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, ये क्या है, इम्पोज करना। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम ऑथोरिटी। ऑथोरिटी से ही हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम ऑथोरिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी किससे आती है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तभी, अगर वो काम नहीं होगा तब आप जवाब देंगे। तो दिस वॉज योर होल डेलीगेशन प्रोसेस, विच delegation process from responsibility, authority, and the last one is your accountability.